सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, मैं आज एक कॉलम पढ़ रही थी इरशाद भट्टी साहब का। बेहतरीन अंदाज में कॉलम लिखते हैं, क्या बात है। आज प्रोग्राम का आगाज़ उनके कॉलम में लिखी गई एक कहानी से करूँगी। कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिन्होंने नहीं पढ़ी। ये कहानी है उज़्बेकिस्तान के हाकिम इस्लाम करीमोव की बेटी की। जैसे जैसे कहानी में आपको सुनाती चली जाऊंगी और वो कहानी आपको शायद अपनी अपनी सी लगेगी। आप ये समझेंगे शायद ये कहानी कहीं सुनी हुई है, या मैं कह दूँ जानी पहचानी सी लगेगी। बिल्कुल सही होगा। इस्लाम करीमोव समरकंद कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। यतीम खाने में पले बड़े। कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी बन गए। पार्टी पर कब्जा किया। रूस टूटा। इस्लाम करीमोव ने सियासी चालों के ज़रिए उज़्बेकिस्तान को आज़ाद करवाया और फादर ऑफ द नेशन कहलाए। अच्छा, उज़्बेकिस्तान के पहले सदर ये बन गए। फिर नाज़रीन आपको बताऊं कि 95 में रेफरेंडम करवाकर दोबारा ये साहब सदर बन गए। उज़्बेक आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार ही सदर बन सकता है, यानी तीसरी बार नहीं। लेकिन इस्लाम करीमोव ने आइन में तब्दीली करवा दी और तीसरी बार सदर बन गए और मरते दम तक सदर ही रहे। इस्लाम करीमोव की 2 बेटियाँ जिनके नाम गुलनारा और लोला हैं। उज़्बेकिस्तान की शहजादी के नाम से मशहूर गुलनारा बाप की जानिशीन थी। हर लम्हे ट्विटर पर एक्टिव रहती थी। गुलनारा का गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने सगी बहनों से भी बातचीत करना बंद कर दी। उनकी अपनी माँ के साथ भी ताल्लुकात कुछ कशीदा बताए जाते थे। गुलनारा ने एक अमरीकी शहरी से पसंद की शादी की और फिर अलहदा भी हो गई, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी नाकामियों का शिकार रही और इसके बावजूद गुलनारा एक कामयाब बिजनेस वुमन साबित हुई। कई ममालिक में उनका कारोबार था। मुल्क की वो मशहूर तरीन शख्सियत थी। कई मीडिया हाउसेस में गुलनारा ने सरमायाकारी भी कर रखी थी। समाजी कामों में आगे थी, इसलिए हर वक्त खबरों की जीनत भी बनी रहती थी। पूरे उज़्बेकिस्तान में इस्लाम करीमोव की लाडली बेटी गुलनारा के गुण गाए जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि उज़्बेकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ यानी ऑपोजिशन ने गुलनारा की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल्स अवाम के सामने रख दिए। गुलनारा उन तमाम इल्ज़ामात से साफ मुकर गई। अच्छा, उसके वालिद उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव से ऑपोजिशन ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लाम करीमोव ने मामला हल करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और ऑपोजिशन का दबाव बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा ये निकला कि गुलनारा के अब्बा जी ने आज़ादाना एहतसाब का वादा करके बेटी को घर में नज़रबंद कर दिया। इसी दौरान इस्लाम करीमोव साहब बीमार पड़ गए। ब्रेन हैमरेज हो गया और वो अस्पताल में दाखिल हो गए। उनको कोमा हो गया, कोमा में चले गए और उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव वफात पा गए। अच्छा, उधर उज़्बेकिस्तान के सदर की आंखें बंद हुई नाजरीन, तो दूसरी ही जानिब गुलनारा के एहतसाब का अमल तेज़ हो गया। तहकीकात का दायरा कर बढ़ गया तो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल ही गए। ख़ानदान वाले बदल गए, बाप के करीबी साथी पीछे हट गए। गुलनारा के हिमायती मीडिया हाउसेस जिनको गुलनारा ने बहुत नवाजा था, वो भी बदउनवानियों और करप्शन में मुलविस पाए गए। मज़ीद मुकदमात कायम होते चले गए। गुलनारा के बिजनेस पार्टनर्स को भी गिरफ्तार किया गया और गुलनारा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। अच्छा, उसे घर से जेल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात आगे बढ़ती गई। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की मज़ीद दास्तानें खुलती चली गई। एहतसाब मज़ीद सख्त हुआ। तहकीकात का दायरा अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड तक जा पहुंचा और फिर चंद दिन पहले ही गुलनारा ने अपनी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ कर लिया और हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देकर रिहाई की दरख्वास्त कर दी। और अपने इंस्टाग्राम पर गुलनारा ने कौम से माफ़ी मांगी और क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप सबको मायूस किया। अच्छा नाज़रीन, इस कहानी पर अगर आप गौर करें तो इसमें बहुत कुछ पाकिस्तान जैसा है। ऐसा ही है जैसे गुलनारा का बाप इस्लाम करीमोव
कानून में तब्दीली करके तीसरी बार इक़्तिदार में आया, जैसे गुलनारा उज़्बेकिस्तान के हाकिम की बेटी, उसकी सियासी जानशीन, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव, मीडिया हाउसेस मुट्ठी में थे, बाप के ओहदे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल उसके लिए एक आम सी बात थी। करप्शन के इल्ज़ामात, गुलनारा ऐसे मुकर गई कि मेरी लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड तो क्या, उज़्बेकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये लोग मेरी प्रॉपर्टी निकाल कर ले आए। ज़रा देखिए, गुलनारा की उज़्बेक ज़बान आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इसका उर्दू वर्जन आपको सुना दिया, जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दस्तयाब था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही गुलनारा साहिबा मौजूद हैं जिनके वालिद 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनकी आदात और फितरत तकरीबन उज़्बेक के सदर की जो गुलनारा से ही मिलती जुलती हैं, उनकी बेटी से। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी गुलनारा की बहुत सारी बातें उज़्बेकिस्तान की गुलनारा से बहुत मिलती हैं। इस्लाम करीमोव की बेटी गुलनारा की आदत थी ट्विटर से नफ़रत आमेज़ बयानात देना, झूठ बोलना, मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, और आज उसी गुलनारा ने उज़्बेक कौम से माफ़ी मांगी, कौम का पैसा वापस करने की हामी भरी और उन्होंने रिहाई की दरख्वास्त कर दी। अच्छा नाज़रीन, बुरे काम का अंजाम क्या होता है? बुरा ही होता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरा होता है। लेकिन एक बात जो उज़्बेकिस्तान के साबिक मरहूम सदर इस्लाम करीमोव की काबिल तारीफ़ थी, आप जानते हैं वो क्या है? वो ये है कि जब उनकी बेटी से मुतालिक इल्ज़ामात सामने आए तो उन्होंने अपनी ही जानशीन की बेटी को नज़रबंद करके तहकीकात शुरू करवा दी। ये नहीं हुआ कि उज़्बेकिस्तान के सदर अपनी बेटी के हमायत में इतने अंधे हो गए कि वो ये भूल गए कि वो एक बाप होने के साथ साथ पूरी उज़्बेक कौम के हाकिम हैं, कौमी ख़जाने के ज़िम्मेदार हैं, कौम को जवाबदेह हैं। उनको याद रहा कि इल्ज़ाम भले उनकी बेटी पर ही क्यों ना लगा हो, इसकी तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। इस्लाम करीमोव ने ना ही कौम से खिताब करके झूठ पे झूठ बोले, ना ही झूठी तकरीरें झाड़ी और ना ही पार्लियामान में झूठ बोला। जब करप्शन के सबूत मिले तो अपनी ही पार्टी की हुकूमत ने गुलनारा को जेल में डाल दिया। ये नहीं कि पूरी पार्टी करप्शन के दिफा में डट गई। गुलनारा की नज़रबंदी से जेल जाने तक उज़्बेकिस्तान की किसी सड़क पर ना जीटी रोड मार्च हुए, ना अवामी अदालतों के नाम पर सियासी सर्कस लगाए गए, ना जज साहिबान पर कीचड़ उछाला गया और ना ही अदालतों पर हमलों की धमकियां दी गई, ना ही मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया और ना ही फौज की किरदारकुशी की गई, ना ही उज़्बेकिस्तान के सदर की बेटी की गिरफ्तारी से निज़ाम खतरे में पड़ा और ना ही जमहूरियत को कोई खतरा हुआ, ना ही पार्लियामान की बेइज्जती हुई और ना ही 18वीं तरमीम को कोई खतरा हुआ, ना किसी मीडिया हाउस ने उज़्बेकिस्तान की गुलनारा की भरपूर कवरेज की और ना ही करप्शन साबित होने के बाद उसके इंटरव्यूज़ किए गए, ना ही गुलनारा को अदालतों से कोई ज़मानत मिली, जिसका नतीजा क्या निकला? वो लड़की जो उज़्बेकिस्तान के हाकिम, उज़्बेकिस्तान की शहजादी कहलाई जाती थी, उसने गुलनारा से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर हुकूमत को दिए। लेकिन हमारे प्यारे मुल्क में जब पाकिस्तानी गुलनारा साहिबा, जिनकी करप्शन सामने आई, जिनके भाई साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब्बू करप्ट हैं, बहन पाकिस्तान के साथ साथ लंदन में भी जायदादों की मालिका हैं, बहन के करोड़ों के असासे हैं, जब इस पाकिस्तानी गुलनारा यानी मरियम नवाज साहिबा की करप्शन पर हाथ डाला गया तो उनके कुछ इस किस्म के तासुरात थे या उन्होंने इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी। ज़रा क्लिप देखिए। अच्छा नाज़रीन, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। पाकिस्तानी गुलनारा साहिबा ने ट्विटर पर रियासती इदारों के खिलाफ महाज संभाल लिया। जिन चंद मीडिया हाउसेस में उन्होंने सरमायाकारी कर रखी थी, उन्होंने पाकिस्तानी गुलनारा को भरपूर फैसिलिटेट किया। वो आए दिन कभी अदालत पर, कभी फ़ौज पर, कभी किसी और रियासती इदारे पर तनकीद करती रहीं, अपने वालिद को पर्चियाँ लिख लिख कर देती रहीं कि अब्बा जी ऐसी तनकीद करें, अब्बा जी वो बोलें, अब्बा जी निज़ाम ख़तरे में है, अब्बा जी जमहूरियत ख़तरे में है। और उनके अब्बा जी ने भी अपनी बेटी का भरपूर साथ दिया और हर जलसे में यकीन जानिए अदालत के खिलाफ जहर उगलने की कसम खाई। ये देख लीजिए नाज़रीन, एक जमहूरी रियासत होने का मतलब शायद मेरे ख्याल से होता ही ये है कि हाकिम वक्त आवाम को जवाबदेह होता है। हाकिम वक्त पर फ़र्ज़ होता है कि जो टैक्स का पैसा वो आवाम से इकट्ठा कर रहा है
उसके एक एक रुपए का हिसाब दे। उज़्बेकिस्तान के सदर ने इक़्तिदार पर जमे रहने के लिए भरपूर कोशिशें की, आइन में तरमीम भी की और वो मरते दम तक उज़्बेकिस्तान के सदर ही रहे। लेकिन अपनी बेटी की करप्शन सामने आने के बाद शायद वो बाहैसियत एक बाप उसकी तहकीकात ना करवाना चाह रहे हों, क्योंकि वो अपनी बेटी को सबसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन अवाम का दबाव था, ऑपोजिशन की तनकीद थी। उन्होंने फैसला किया कि कुदरत का करना तो ये हुआ कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गए और फिर उन्हीं की जमात ने अपने ही सदर की बेटी के खिलाफ मौसर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। यकीन जाने ना निज़ाम खतरे में आया, ना जमहूरियत को खतरा लाहक हुआ। बेटी ने एतराफ़ जुर्म भी किया और एक बड़ी रकम अदा करने की हामी भर ली, कौम से मुआफ़ी तक मांग ली। लेकिन पाकिस्तान में जैसे जमहूरियत की ये गंगा ही उल्टी बह रही है, वैसे ही 3 बार हुकूमत करने वाली जमात मुस्लिम लीग नून भी जमहूरी इक़्तिदार से कहीं दूर है। मरीम नवाज साहिबा और उनके वालिद साहब की करप्शन सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून यानी उनकी अपनी जमात को इखलाकी तौर पे क्या करना चाहिए था? करना तो ये चाहिए था कि सबसे ज़्यादा मरीम नवाज और नवाज शरीफ पर नून लीग जोर डालती कि वो कुर्सी से उतरें, मुकदमात का सामना करें। अगर मुकदमात में जीत जाएं तो बेशक दोबारा जमात और इक़्तिदार पर बुरा जमान हो जाएं, लेकिन अगर करप्शन साबित हो जाए तो जेल जाएं। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत वो नहीं है जो जमहूरियत हकीकी जमहूरी ममालिक में पाई जाती है। पाकिस्तान में तो जमहूरियत 2 ख़ानदानों और एक मौलाना की मिरास है। पाकिस्तान में तो जमहूरियत उस वक्त तक महफूज है जब तक इन 2 ख़ानदानों और एक मौलाना से कोई सवाल पूछने वाले ना हो और कोई सवाल किया ही ना जाए। हमारे मुल्क में तो जमहूरियत उस वक्त तक महफूज है शायद जब तक 2 ख़ानदानों से उनकी जायदादों के ज़राए भी ना पूछे जाएं। हमारे मुल्क में शायद उस वक्त ही तरक्की हो सकती है जब तक मरीम नवाज, बिलावल जरदारी, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज से सवाल ही ना किया जाए कि अकामे क्यों रखे थे, वज़ीर आज़म होने के बावजूद दुबई की कंपनी में मुलाजिम क्यों थे, सिंध पर 10 साल हुकूमत की, पैसा कहाँ गया, सिंध का 52% बच्चा स्कूल से बाहर है और बजट जो है वो जाता कहाँ पर है, खर्च कहाँ किया। वज़ीर आला सिंध के हल्के में अस्पताल नहीं, बजट कहाँ है भाई साहब। सिंध में आज भी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं, बजट कहाँ है, कोई है बताने वाला। अगर ये सवाल 2 ख़ानदानों के सरबराहों और उनके चश्मों चिरागों से ना किया जाए तो जमहूरियत यकीन जानिए बहुत महफूज है, निज़ाम भी महफूज, कोई ख़तरा नहीं। ये हाल है जमहूरियत का हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में। और इसी जमहूरियत की वजह से जब मुल्क का सरबरा और उसकी बेटी करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं तो उस सरबरा की जमात के लोग बजाय इन दोनों को ये कहने के कि जमात की साख खराब ना करो, कुर्सी छोड़ो, इक़्तिदार छोड़ो और मुकदमात का दिफा करो, उल्टा उसी करप्ट हाकिम और उसकी बेटी के हक में अपने ही मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क के कौमी इदारों के खिलाफ कुछ ऐसे मुहाज खोला जाता है। देखिए जी, तो हम किसी भी जमहूरी रियासत को अगर नाज़रीन उठा कर देख लें, वहाँ करप्शन करने वालों का हाल वही होता है जो उज़्बेकिस्तान में इस्लाम क्रमोफ की बेटी गुलनारा का हुआ, ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि इस मुल्क की ये बदकिस्मती रही कि यहाँ जमहूरियत के नाम पर लोगों को तरबियत दी जाती रही कि ज़हनी ग़ुलाम बन जाओ। यहाँ जमहूरियत का मतलब ही ये बताया गया कि 2 ख़ानदानों के आने वाली जो नस्लें हैं तुम्हारी आने वाली नस्लों की हाकिम रहेंगी और तुम सब के सब ग़ुलाम रहोगे, जमहूरियत के ग़ुलाम हो और इन 2 ख़ानदानों के ग़ुलाम हो। तुम्हारे मुल्क का वज़ीर आज़म भले किसी दूसरे मुल्क की कंपनी में एक मुलाजिम हो, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले मुल्क की इज़्ज़त जाती है तो जाए, मुल्की वक़ार मजरू होता है तो हो जाए, लेकिन जमहूरियत का तकाजा यही है कि तुम लोग यानी मैं और आप उन लोगों को सर पर बिठा कर रखें। अवाम ऐसे लोगों को अपना ताहयात हाकिम तस्लीम करे, अवाम इस निज़ाम को ही जमहूरियत मान ले। यहाँ जमहूरियत का हाल यकीन जानिए यही है कि पिछले 10 सालों में करप्शन को जुर्म ही नहीं समझा गया। करप्ट अफराद पर कोई हाथ डालने का सोच ही नहीं सकता था, लेकिन अगर करप्ट अफराद जेल चले जाएं तो उनके हक में बोलने वाले ज़हनी ग़ुलाम मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम पर अरबों के इल्ज़ामात, जायदादें बेटे के नाम करके वो खुद ज़मानत पर बैरून मुल्क चले गए।
शर्जील मेमन साहब पर अरबों की मुबैना हेरा फेरी का इल्ज़ाम है। वो वीआईपी जेल काट कर जमानत पर हैं। शहबाज शरीफ जेल में थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का, लेकिन जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान वाली जमहूरियत जिंदाबाद। चेयरमैन पीएससी बने, एहतसाब अदालत बुलाती रही, वो मिनिस्टर कॉलोनी में अपना इलाज करवाते रहे। अब वो भी जमानत पर। हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होते ही अपना पूरा जहेज और मेकअप का सामान भी जेल में मंगवा लिया। सारा दिन असेंबली में होते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जेल आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनकी जमहूरियत देखिए। जो इदारा हमजा शहबाज से करप्शन की तहकीकात कर रहा है, उसी इदारे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तहकीकात के दौरान, खुद से की गई तफ्तीश को मीडिया के सामने बताते रहते हैं, और नैब कहता है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता तफ्तीश का। वैसे वक्त मिले भी कैसे नैब को इन लोगों से तफ्तीश का? आपकी जमहूरियत जिंदाबाद। यही हाल आसिफ अली जरदारी साहब का भी है। मुलजिम हैं, गिरफ्तार हैं, लेकिन घर एयर कंडीशन, हर सहूलत मुयस्सर, घर के खाने, मुलाकातों की आज़ादी, शुगर ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हर लम्हा नर्स मौजूद, जब चाहें चहलकदमी करें। पाकिस्तानी गुलनारा यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा करप्शन के इल्ज़ाम में जेल गईं, वो भी अब जमानत पर हैं। पूरे मुल्क में शोर मचाया हुआ है, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, चलते फिरते हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, लेकिन अब्बा जी मुर्गन गज़ाएँ खा रहे हैं, ऐसे ऐसे खाने खा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, अंडे खा रहे हैं, करेले गोश्त खा रहे हैं, और उनकी खिदमत के लिए पूरा अस्पताल ही जेल में खोल दिया गया। देखिए आपने कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं, जो सहूलत ना ही पाकिस्तान के सदर के पास है, ना पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना ही आर्मी चीफ के पास है, वो सहूलत पाकिस्तान के एक मुजरिम के पास है। वो सहूलतें उस शख्स के पास हैं जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा और मुल्क और कौम को मकरूज़ करके छोड़ दिया। ये सहूलतें उस शख्स के पास हैं जिसने मुल्क पर इतना कर्जा चढ़ा दिया जो पिछले 60 सालों में नहीं था, और फिर उसी शख्स की बेटी अपने वालिद की सेहत पर सियासत करती दिखाई देती आए दिन। ये देखिए ज़रा नाज़रीन, आप यकीन जानिए कि आज तक हमारे मुल्क में इस जमहूरियत के नाम पर जो हुआ, ये जो मैं पाकिस्तानी जमहूरियत की मैंने आपको बाकायदा डेफिनेशन बताई, एक्सप्लेन किया, उस जमहूरियत की बात कर रही हूँ, बाकी जमहूरी ममालिक की जमहूरियत की बात नहीं करी, क्योंकि हमारी जमहूरियत ज़रा डिफरेंट है। ये जो जमहूरियत के नाम पर आज तक हमारे मुल्क में हुआ, हमें इसकी मिसाल कहीं नज़र नहीं आएगी, ढूंढ के देख लें। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, हमने सियासत ज़रूर सीखी, लेकिन सियासत को इबादत समझ कर नहीं सीखा। पॉलिटिक्स के टर्म को डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया कि मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो, नेगेटिव वे में यूज़ होता है ना, यार पॉलिटिक्स ना करो मेरे साथ। हम पर हुकूमत करने वाले आते रहे, कर्ज लेते रहे, जायदादें बनाते रहे और फिर जाते रहे, और जहाँ उनसे कुछ पूछने की बात आ जाती तो ये जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती, ये निज़ाम ख़तरे में पड़ जाता। इसलिए आज तक ये मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सके, इसलिए आज तक इस मुल्क का कोई वारिस नहीं रहा जो इस कौम को और इस मुल्क को आगे बढ़ा सके। जमहूरियत के नाम पर झूठे वादे इस कौम ने सुने, बार बार सुने, बारहा सुने। जमहूरियत के नाम पर नामुकम्मल मंसूबे इस कौम ने देखे, बारहा देखे। जमहूरियत के नाम पर करप्शन की दास्तानें इसी कौम के हाकिमों से मंसूब हुई, लेकिन इस जमहूरियत ने आवाम को क्या दिया? कुछ नहीं। इसलिए कि ये जमहूरियत तो आवाम के लिए थी ही नहीं। ये है गहरा पॉइंट, ये जमहूरियत आवाम के लिए नहीं थी। इस कौम को अब उज़्बेकिस्तान के सदर और उसकी बेटी से सबक सीखना चाहिए। इस कौम से हमें सबक सीखना चाहिए, उस निज़ाम से सबक सीखना चाहिए। और उस मुल्क का सबसे बड़ा जो, अगर हम देखें कि एक एग्जाम्पल सेट की, हमें इस मुल्क में वो एग्जाम्पल सीखनी चाहिए, लानी चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही, जो हमारा मुल्क है, इसका सबसे बड़ा मसला है करप्शन। करप्शन होती है तो गुर्बत होती है, करप्शन होती है तो तालीम लावारिस हो जाती है। ये करप्शन ही होती है ना, तो सिंध का पैसा जाली अकाउंट्स के नज़र हो जाता है। करप्शन होती है तो मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क की कंपनी का मुलाजिम निकलता है। ये करप्शन ही होती है तो अकामे निकलते हैं। ये करप्शन ही होती है तो नैब विफात पा जाता है। करप्शन होती है तो सानेहा मॉडल टाउन होता है, जुल्म होता है, जिसके ज़िम्मेदार आज तक पकड़े नहीं जा सके। करप्शन होती है तो पुलिस सियासी हो जाती है।
करप्शन होती है तो कर्जा बढ़ता चला जाता है, करप्शन होती है तो कौम मकरूज होती चली जाती है। इस मुल्क में पिछले 10 सालों में कितनी करप्शन हुई, इसका अंदाज़ा सिर्फ आप अपना कर्जा देख कर लगा लीजिए। जितना इस मुल्क का कर्जा है उतनी ही इस मुल्क में यकीनी तौर पे करप्शन की जाती रही, क्योंकि अगर करप्शन ना की जाती तो कर्जा उतर चुका होता ना। अंडरस्टूड सी बात है। आज जो लोग सियासी सर्कस लगाकर इस अवाम का वक्त, लिटरली वक्त बर्बाद करने का इरादा रखते हैं, आज जो ख़ानदान इस अवाम के लिए सड़कों पर निकलने की बात करते हैं, आज जो ख़ानदान कह रहे हैं कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है बेचारी अवाम के साथ, पिछले 10 साल वही 2 ख़ानदान मिसाक जमहूरियत के तहत इस मुल्क के हाकिम रहे। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चोर की, करप्ट की और सज़ा याफ्ता मुजरिम की हिमायत करें। मौजूदा हुकूमत के गलत कामों की निशानदही करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जमहूरियत के नाम पर 2 ख़ानदानों की ज़हनी गुलामी कबूल कर लें। अपनी सोच सामने लेकर आएँ, अपनी सोच, अपनी आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल सोचिए, खुद सोचिए। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत वो है जिसमें आप और आपके बच्चे खुशहाल होंगे, उनका मुस्तकबिल खुशहाल होगा। जमहूरियत वो है जब ये मुल्क मकरूज़ ना रहे। जमहूरियत वो है जब इस मुल्क के हर फर्द को अपने बुनियादी हुकूक हासिल हों। जमहूरियत का नाम पाकिस्तान गुलनारा की करप्शन का दिफा नहीं है। उनको हिसाब देना होगा, यकीनन देना होगा, क्योंकि वक्त बहुत जालिम है। वक्त किसी का साथ नहीं देता, वक्त हमेशा आपके साथ नहीं रहता, वक्त किसी का हर वक्त दोस्त नहीं रहता। जमहूरियत की असल तशरीह समझिए और नकालों से होशियार रहिए, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अच्छा नाज़रीन, हमारा जहन है हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ मिनट्स के बाद आप कुछ और सोचेंगे। और कुछ जीनियस लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उनके मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग बाखूबी समझते होंगे कि फॉर एग्जांपल अभी उनका मूड कुछ और है, 1 घंटे बाद मूड कुछ और हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका एक जहनी लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है, इसको मरज़ कह लें या क्या कह देंगे, मैं एक ओवर जीनियस कह देती हूँ। चले मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं कहती, माइंड कर जाएंगे, ओवर जीनियस हैं कि हम उतने जीनियस हो ही नहीं सकते, शायद हम उस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते या जहानत की उस मिराज पे हम नहीं पहुँच सकते जहाँ तक ऐसे लोग पहुँच चुके हैं, जिनका मैं आपको क्लिप दिखाने जा रही हूँ कि वो करते क्या है कि उनका माइंड बिल्कुल डिफरेंट चल रहा होता है, उनके जहन में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कप लाल है जिसमें मैं चाय पी रही हूँ, वो कहेंगे कि ये नीले रंग का कप बहुत अच्छा लग रहा है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उनको नीला लग रहा है तो ठीक है भाई, उनको नीला लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ से सोच रहे हैं। और अक्सर कहते हैं खुश्की ही खुश्की है, हालांकि वहाँ पे पानी ही पानी होगा। या फिर वॉइस वर्सा कि वहाँ पर पानी ही पानी अगर आपको नज़र आ रहा है, वो कहेंगे नहीं यहाँ पे खुश्की है, खुश्की नहीं है तो नहीं पानी है। या फिर कहते हैं कि गर्मी है तो कहेंगे नहीं यार बहुत ठंड है, ठंड नहीं फील हो रही। इस किस्म के कुछ लोग होते हैं जो बहकी बहकी बातें करते हैं और उसका बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड होता है कि उनकी जो जहनी कैफियत है वो यहाँ तक आखिर पहुँची कैसे। क्योंकि होता ही कि कभी आपकी अपनी करतूतें ही आपको वहाँ तक ले जाती हैं कि आप जहनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती। एक साहब हैं इसी तरह जो बहुत जीनियस हैं, इतने जीनियस है कि उनकी जो जहानत की मिराज है वहाँ तक मैं तो नहीं पहुँच सकती। वो किसी जगह का नक्शा खींच रहे हैं और उस जगह के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत तरक्की हुई, इतनी तरक्की हुई कि आप सोच नहीं सकते। ज़रा सुने कि कौन है और किस जगह के बारे में बात करें। अगर आपको पता चल जाए, आपने वो जगह देखी हो, तो मुझे ज़रूर ले जाइएगा। तो नाजरीन, इन साहब का नाम आप इनके नाम से वाकिफ़ होंगे और इनके काम से तो आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि बहुत जीनियस हैं, जहानत के उसमें रस पे पहुँच गए कि जहाँ पर आप या मैं, हम तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और किसी जगह का नक्शा खींच रहे थे जहाँ पे बहुत काम हुआ और 25 सालों में इतना काम हुआ कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस जगह की बातें कर रहे हैं। चले जहाँ की भी बातें कर रहे हैं, शायद उस जगह पे रहते होंगे। अगर मुझे ये बता देते तो मैं भी उस जगह को विजिट करने की बहुत ख्वाहिशमंद हूँ। एहसान इकबाल साहब मुझे लेकर जाए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे 25 सालों में इतना काम हुआ कि वो तरक्की याफ्ता जगह बन गई और उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। इतना आपने तरक्की याफ्ता बना दिया
25 सालों में पाकिस्तान को, और आपने पिछले 5 सालों में जो बना दिया पाकिस्तान को इतना तरक्की याफ्ता। आप कहते हैं जी पिछले, वैसे तो पिछले काफ़ी सालों से इन लोगों का राज है यहाँ पे, लेकिन पिछले 5 सालों की ये जो क्रेडिट लेते हैं कि पिछले 25-30 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना कि 5 सालों में हुआ, तो ये क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें आप कि जो आपने 5 सालों में काम किया, जिस चीज़ का नाम आपने तरक्की रखा हुआ है, वहाँ पे हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप में कोई बीमार हो जाए, किसी की कमर में दर्द हो जाए, किसी को खांसी या नज़ला ज़ुकाम आ घेरे, किसी के सर तक में दर्द हो जाए, कान में कोई इन्फेक्शन निकल आए, नाखून में कोई दर्द हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, किसी हड्डी में दर्द हो जाए, तो आप लोग सीधा टिकट कटवाते हैं और बरतानिया चले जाते हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ एहसान इकबाल साहब? आपके अपने कितने अजीज़ हैं जो उस टाइम पे बाहर बैठे होंगे इलाज करवाने के लिए, कुछ तो इख्तियारी हैं कि अदालत उनको बारहा पूछ रही है कि आएँ, बताएं, आके बात करें, यहाँ पे अपने आप को बताएं। अगर वो नहीं अपने आप को गलत समझते, आके साबित करें। अदालत तो बार बार अपना प्लेटफॉर्म दे रही है कि आके साबित करें। वो इश्तिहारी हैं, वो आने का नाम ही नहीं लेते क्योंकि उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर इतनी ही तरक्की मिल गई थी पाकिस्तान को, तो इलाज करवाने के लिए आप लोग बाहर भाग के बाहर क्यों जाते हैं? क्या तरक्की याफ्ता जगह पर इसका आप नक्शा खींचें? इतना 25 सालों में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी 5 सालों में आप लोगों ने कर दी। वैसे पिछले 25 सालों में भी तो आप लोग थे ना। 1990 कब था? पीछे रिवर्स गियर लगाए 25 साल से पीछे था ना, तो तब आपके नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद जो हैं वही पाकिस्तान के वजीर आजम थे। 1997 में भी आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। फिर आप लोग कह देते कि हम चल नहीं सके, लेकिन जिसने तरक्की करनी होती है वो तो फिर 2 साल में भी कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आ जाते हैं कि आप कह देंगे 90 में तो वो आए, तो 93 में तो उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई थी और बेनज़ीर साहिबा आ गई थी, पीपल्स पार्टी आ गई थी, तो कोई 2 साल में कितना काम कर सकता था? या 97 में अगर वो आते हैं तो 99 में चले जाते हैं, तो वो 2 साल में कितना काम करते? तो चलें आपकी बात मान लेते हैं, आपके फॉर्मूला को मान लेते हैं। फिर आप पीटीआई गवर्नमेंट से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 साल में जादू की छड़ी घुमा के न जाने कौन से काम कर दें? यानी आपकी दफ़ा 2 साल कम होते हैं काम करने के लिए। आपकी दफ़ा जब आप लोग टेन्योर पूरा नहीं करते तो आप कहते हैं कि 2 साल के लिए तो हम आए थे, कैसे हम काम कर देते, हमें टाइम मिला ही नहीं। नवाज शरीफ साहब आज तक के बाद कहते हैं ना कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता था जब काम शुरू होता था। यानी उनके मुताबिक 2 साल काम को समझने में लगते हैं और फिर अगले 3 साल में आप कुछ ना कुछ करते हैं, यानी 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं। फिर ये फार्मूला आप लोग अभी सिटिंग गवर्नमेंट के लिए क्यों अप्लाई नहीं करते? ये फार्मूला सिर्फ आप लोगों के लिए है। अब उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी 1 साल भी ना हुआ और वो सब कुछ करके दिखा दें जो आप लोग कहते हैं कि हम 2 साल में कैसे कर लेते। कितना तजाद है आप लोगों की बातों में। और इस टाइम पे यकीन जानिए जितने नून लीगी मुझे सुन रहे होंगे टीवी पे, वो यकीन जानिए कि खुद कह रहे होंगे, सबके सामने नहीं मानेंगे, अकेले में कह रहे होंगे कि गलत है कुड़ी सही करन रही है। बिल्कुल सही बात की, ऐसा ही करते हैं हम लोग। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ कोई है, हमारे कोई यूनिवर्सिटी ऐसी कि जिसकी वजह से हमारा नाम रोशन हो दुनिया में, कि बाहर से स्टूडेंट्स आए जा रहे हैं जोक दर जोक और पढ़े जा रहे हैं। तरक्की के नाम पे ना हॉस्पिटल, तरक्की के नाम पे ना कोई यूनिवर्सिटी। साथ आपके 3000 अरब के प्रोजेक्ट्स की मैंने निगरानी की। इतने ज़्यादा आपने प्रोजेक्ट्स की निगरानी की, 3000 अरब के प्रोजेक्ट्स की आपने निगरानी की। अभी निगरानी की थी, अगर वो सारे बन जाते और हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे, पता नहीं शायद फिर आप भी इश्तिहारी होते और पाकिस्तान से बाहर होते। बहुत ही अजीबोगरीब से लोग हैं। 3000 अरब के प्रोजेक्ट्स की आपने निगरानी की, शायद इसीलिए कि हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3-3 पकड़ लिए। हर बंदे ने 3-3 कटोरे पकड़ लिए। इतना आप लोगों ने हमें मकरूज बना दिया हसन इकबाल साहब, इतनी डिटाई कि पता नहीं कॉन्फिडेंस आप लोगों में आता कहाँ से है इस किस्म की बातें करने के लिए। और साथ आप कहते हैं बस बदकिस्मती है कि चोर कहो लोगों को, उनका इमेज खराब करो। ये ट्रेंड किसने सेट किया था? ये मैं आज आपसे पूछती हूँ हसन इकबाल साहब। क्या ट्रेंड सेटर आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब नहीं है? एहतसाब सेल का आगाज़ किसने किया था? नैब के मामले में तो आप पीछे पड़ जाते कि नैब मुशर्रफ साहब ने शुरू किया। ये एहतसाब सेल किसने शुरू किया था? ये सैफुर रहमान किस बला का नाम था? क्या काम करता था वो सैफुर रहमान ताहयात कायद के हुक्म पर? कि क्या हुक्म है मेरे आका, किसका एहतसाब करना है, किसको कितना खुडे लाइन लगाना है, किसको कितना टॉर्चर करना है, कितना जहनी डिप्रेशन देना है। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं, लिहाजा बेवकूफ़ बनाना बंद करें। एक और क्लिप है इनका, रज़ा ज़रा वो चलाइएगा। अफसोस इसी बात का तो है कि तरक्की की डेफिनेशन ही आप लोगों को समझ नहीं आती। तरक्की किसे कहते हैं आप? सड़कों को, पुलों को, ओवरहेड ब्रिजेस को, या अंडर पासिस को, या बसों को, या ट्रेनों को? क्या करें? मेट्रो बस के झूले लें? ये बताएं, जब बीमार हो जाता है कोई
और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको लेकर जाते हैं, वहाँ पे बेड्स ही नहीं है, मरीज़ ज़्यादा, बेड्स कम। और अगर बेड मिल जाए किसी को, उसकी किस्मत जाग उठे, तो एक एक बेड पे ये 2-2, 3-3 मरीज़ लेटे होते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसे वाक़या जब रिपोर्ट हो रहे थे टीवी चैनल्स पे कभी लगा कर नहीं देखा? दिल पर हाथ रख के बताइए एहसन इकबाल साहब, तरक्की किस चीज़ का नाम है? हॉस्पिटल में अद्वियात नायाब हैं, तरक्की किस चीज़ का नाम है? चलें इस 1 साल को छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं। आप लोगों की हुकूमत थी 2013 से 18 तक, इंतखाबात से पहले आपकी हुकूमत थी 5 साल, जिसका आप लोग क्रेडिट लेते हैं। क्या सूरत हाल थी कि हमारे हॉस्पिटल्स बहुत आइडियल हो गए थे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत आइडियल हो गई थी, इतने स्कूल बने, इतने स्कूल बने, इतने कॉलेजेस बने कि तालीम ही आम हो गई। हर चौथा बच्चा स्कूल कॉलेज में जाके बैठना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया, और जेवर तालीम जो है उससे आरास्ता। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने तरक्की किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? ये बता दें क्या मेट्रो बस पे वाकई को झूले लेगा जाकर? जब उसको तकलीफ है, उसको अद्वियात की ज़रूरत है, किसी को दवा की ज़रूरत है, फिर अपनी आप को किसी को दवा ना मिल रही हो तो आप लोगों की चीखें निकल रही होती हैं। यानी कौम को और अपने आप को एक साथ खड़ा नहीं करते हैं आप लोग। सिर्फ जब वोट मांगना तो तब झूठे ड्रामे बाजियां करते हैं, सॉरी टू से, ऐसे ऐसे शक्लें बनाते हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि लगता है कि शायद वाकई आप लोगों को बहुत एहसास है कौम का। लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है तो फिर कौन अवाम, कौन वोटर, वो हो जाए खुड्डे लाइन हो जाए, हम नहीं जानते आपको। अगला इलेक्शन आएगा तो आएंगे इसी तरह सर्कस लगाने के लिए, और इसी तरह कॉन्फिडेंस से डिटाई से झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे और झूठी झूठी बातें करेंगे। झूठे वादे, झूठे दावे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, माइक तोड़ना, इन बातों से मुझे एक शख्सियत याद आ गई, आपको भी वही याद आए होंगे, देख लें फिर उनका क्लिप। राना सनाउल्लाह को अद्वियात और खाना फराहम किया जाए, और क्या बातें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ये जो खुद को खादिम आला कहलवाते रहे। इनका कहना है कि कैदी के साथ अगर आप खेलेंगे तो दुनिया भी आपको माफ़ नहीं करेगी और अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। आपके अल्फाज हैं शहबाज शरीफ साहब, बड़े होश में बोले आपने। चलें फिर सुने, आपको राना सनाउल्लाह साहब की अद्वियात की बहुत फ़िक्र है, उनके खाने की बहुत फ़िक्र है, उनके पानी की बहुत फ़िक्र है, वहाँ पर उनको हवा मिल रही है नहीं मिल रही इसकी बहुत फ़िक्र है आपको, वहाँ पे गर्मी तो नहीं, आपको इस बात की बहुत फ़िक्र है। आपने अल्लाह ताला का नाम लिया, आपने नाम लिया कि इंसाफ हो, माफ़ कोई नहीं करेगा, दुनिया माफ़ नहीं करेगी, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने सानेहा मॉडल टाउन के मरकज़ी किरदार कह दूँ तो गलत नहीं होगा। वो जो गोलियां बरसी थीं इसी शहर लाहौर में जहाँ बैठ के मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरे शहर लाहौर में, मेरे पाकिस्तान के शहर लाहौर में, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों पे 14 लोगों पे जो गोलियां बरसी थीं, हामला खवातीन तक पे गोलियां, छर्रे बरसाए गए थे, और बाद में जो वीडियोस आई थी यकीनी तौर पे दिल हिल जाता है कि इन्होंने वट्टे नहीं देने, इन्होंने गोली देनी है। क्या कसूर था उनका? क्यों उनको गोली देनी थी, या वट्टे भी क्यों देने थे? कौन होते थे आप लोग? किसके कहने पर सब कुछ हो रहा था? वहां पर पूरे लाहौर की पुलिस जमा थी, तमाम थानों के SHOs जो थे, DSPs थे, SSPs थे, उस टाइम के SP ऑपरेशन, DIG ऑपरेशन, तमाम लोग वहां पे क्यों मौजूद थे? और बाद में आप लोग ऐसा खेल खेलते रहे, ऐसा खेल खेलते रहे कि उन बेचारों को, गरीबों को FIR तक दर्ज नहीं करवाने दी जा रही थी, और उन लोगों के साथ ऐसा खेलते रहे कि आप उन लोगों की जो एक मरने वालों की तादाद थी उस पर खेलते रहे कि नहीं इतने नहीं मरे उतने मरे, उतने नहीं मरे उतने मरे। एक भी मरा तो कौन है जिम्मेदार? वो एक भी मरा तो उस टाइम पे वजीर कानून कौन था? वजीर कानून किसको आंसरेबल था? उस टाइम पे आप कौन थे? क्या आप तब खादिम आला नहीं थे? ये खिदमत करवा रहे थे आप लाहौर में पुलिस से? और ये जो राना सनाउल्लाह साहब है जिनको अपनी अदबियात की बहुत फिक्र हो रही है, एक तो जो जेल में जाके बैठता है उसको बीमारियां घेरती हैं, जो जेल में जाके बैठता है उसको अदवियात आ घेरती हैं। ये जेल में जाते सारी कौन सी अदवियात हैं जो याद आ जाती हैं? खाने पानी से ज्यादा आप लोगों को फिक्र पड़ जाती है अदवियात की। सारे बीमार हैं, सारे ही बीमार हैं। अवाम का दिमाग आप लोगों ने खराब करके रख दिया और आप लोग वहां पे बीमारियां आपको आ घेरती हैं। ये जुडिशरी बीमारियां हैं, ये अदालतों के केसेस के साथ साथ आपको बीमारियां घेरती हैं। साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, बहुत से लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है जो आप लोगों की ट्रीटमेंट करेगा कि आप लोगों के पास जाते ही बीमारियां घेरती हैं। आपने बात की कि ना दुनिया माफ करेगी ना खुदा माफ करेगा, तो यकीन जानिए सानेहा मॉडल टाउन पे भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। और हामला खवातीन और जो जुल्म और सितम की दास्तान रकम हुई थी, किसने माफ किया होगा आपको? आपको लगता है कि माफ किया होगा? आज मैं आपसे सवाल पूछती हूँ क्लोजिंग से पहले। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।